नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष मिश्रा आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं जीएस के 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर के, और संभवतः ये हमारा चौथा टेस्ट होगा जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी पिछली क्लास आप सभी ने देखी होगी, पिछला टेस्ट आपने देखा होगा और आप सभी का बहुत प्यार मिला उस टेस्ट में। आपने अच्छे से, हमने ये महसूस किया कि आपने जिस प्रकार से कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपने प्रोत्साहन दिया वो सुन करके बड़ा अच्छा लगा, और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी बच्चे जिनको ऐसा आवश्यकता है ऐसे चैनल की, ऐसी क्लास की, उन सभी को आप जो है वो शेयर करिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आप देखिए यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है खेड़ा सत्याग्रह। पहले मैं आपको आंसर कर दूंगा, मैं उसके बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। पहला जो खेड़ा सत्याग्रह है, यह सत्याग्रह कब हुआ था? यह 1918 में हुआ था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सन है वो 1930 है। असहयोग आंदोलन का जो सन है वो 1920 है, और चंपारण सत्याग्रह का जो सन है वो 1917 है। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपसे पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो आपके सामने आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो घटना है वो सबसे पहले हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब मैं आप सभी को इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करेंगे, आपने सन देख लिया, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं बात आपसे करता हूं खेड़ा सत्याग्रह की, तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह ये आपका कब होता है? ये 1918 में होता है। ठीक है। खेड़ा कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। और गुजरात में ये गांधी जी का पहला असहयोग प्रयोग था। ठीक है। जो गांधी जी का पहला असहयोग का प्रयोग, असहयोग आंदोलन का प्रयोग। ठीक है। आप ये कह सकते हैं आंदोलन का प्रयोग। ठीक है। तो ये आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अब देखिए इसका अगर हम कारण की बात करें, तो कारण था आपका, कारण क्या हो सकता है? कारण आपका था अधिक कर वसूलना। अंग्रेज सरकार द्वारा अकाल पड़ने के बावजूद गुजरात के किसानों से अधिक कर वसूला जा रहा था। तो अधिक कर वसूलने के कारण, अधिक कर वसूलने के कारण आपका जो है ये किसानों में असंतोष था, और उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारी समस्या का समाधान करें। तब खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और असहयोग का प्रयोग किया। फाइनली अंग्रेज जो है वो गांधी जी की और वहां की समस्याओं, जो किसानों की समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद इस बात पे एग्री हुए कि जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है वो ना दे। ठीक है। तो ये आपका खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो जब हम आपसे सविनय अवज्ञा के बारे में बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये आपका कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है। और इसी आंदोलन के रूप में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आपका जो है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। ठीक है। दांडी मार्च शुरू किया गया। ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया असहयोग आंदोलन के, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसी का एक पार्ट के रूप में। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये किसके खिलाफ हुआ था? तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। उनमें से कई सारे मांगे थी, जैसे नमक कर को हटाना और इस तरीके की कई सारी मांगे थी। तो वो मांगे अंग्रेजों ने मानी नहीं थी, और इसीलिए जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। इसी आंदोलन में अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन में
नेतृत्व किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनके मैं नाम आपके सामने रखना चाहूंगा। तो पहले तो अगर हम बात करें तमिलनाडु, पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो तमिलनाडु में आपका जो नेतृत्व किया था वो सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजगोपालाचारी द्वारा, सी राजगोपाला पेपर में आपके आता है, ठीक है, सी राजगोपालाचारी द्वारा नमक यात्रा की गई, ठीक है, यात्रा की गई, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी द्वारा नमक यात्रा की गई। तमिलनाडु के बाद अगर हम आपसे बात करते हैं तो केरल में अगर हम बात करें तो केरल में जो है वो नमक यात्रा किसने की थी, तो के कलप्पन आपको ध्यान रखना है, के कलप्पन आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है वो नमक यात्रा की थी। गांधी जी ने जो है दांडी मार्च किया था, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और दांडी गए थे और वहां पर जाके नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। और तमिलनाडु में ये काम श्री राजगोपालाचारी जी ने किया था, केरल में ये काम के कलप्पन जी ने किया था, ठीक है। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र नहीं, बंबई, उस समय का गुजरात, बंबई का जो प्लेस था एक धरसना, ठीक है, धरसना, यहां पर जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, सरोजनी नायडू ने, ठीक है। धरसना में सरोजनी नायडू द्वारा आपका नेतृत्व किया था और उन्होंने अपने कई सहयोगियों के साथ मिलकर एक नमक फैक्ट्री थी वहां पर जो है आंदोलन कर दिया था, ठीक है, वहां पर आक्रमण कर दिया था। और इसमें जो है पुलिस ने काफी ज्यादा जो है इस जो ये यात्रा थी इसमें जो है काफी कठोर कार्यवाही की थी। और इस घटना का वर्णन, ये जो धरसना सत्याग्रह था, इस घटना का वर्णन जो है एक पत्रकार थे, वो थे वेब मिलर। ये आपका काफी पेपर में पूछा गया है, वेब मिलर द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे बंबई। बंबई के अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी प्रांत की अगर हम बात करें, यानी कि भारत का सिंध प्रांत है ना, जो पहले वर्तमान में आज पाकिस्तान के पास है, तो उस जगह पर आपका नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी ने पढ़ा होगा खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें जो है हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं। तो इन्होंने जो है वो नमक यात्रा की थी, इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने जो है एक लाल कुर्ती संगठन ये जो है आपका स्थापित किया था, लाल कुर्ती संगठन, ठीक है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। जो भारत का पश्चिमी यानी कि सिंध प्रांत था, वहां पर जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने आपको बताया साबरमती से दांडी तक आपका यात्रा किसने की थी, गांधी जी ने। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने, धरसना में आपका सरोजनी नायडू ने। उसके बाद अगर केरल की बात करूं तो के कलप्पन ने की थी। और आपका जो है पश्चिमी सिंध प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी कि सीमांत गांधी ने की थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने बात करूंगा किसके बारे में, अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अच्छा, पहले असहयोग है तो असहयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व, असहयोग आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया था, तो गांधी जी ने प्रारंभ किया था। गांधी जी द्वारा प्रारंभ, कब प्रारंभ हुआ था ये, तो 1920 में हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो ये जो नागपुर अधिवेशन है, ये अधिवेशन आपका कब हुआ था, ये 1920 में हुआ था, 1920 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये अध्यक्ष थे विजय राघव चेरियार, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, विजय राघव चेरियार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहीं से आपका असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था, 2 साल तक लगभग चला। 5 फरवरी 1922 को, आप सभी को पता है, गोरखपुर में घटना घटी जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। तो ये जो चौरी चौरा कांड था, इस कांड के कारण आपका जो है वो क्या हो गया, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो ये आपका सन ध्यान रखना है 1920, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
अगला है हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो ये जो चंपारण है, चंपारण, ये चंपारण कहां है? चंपारण पड़ता है बिहार में। और ये सत्याग्रह आपका कब हुआ था? ये सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, भारत आगमन जब गांधी जी का हुआ, आपको पता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। तो गांधी जी के भारत आगमन के बाद भारतीय पॉलिटिक्स में गांधी जी जो पहली बार सक्रिय हुए वो यहीं से सक्रिय हुए, चंपारण सत्याग्रह से। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो आपका कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। और ये जो सत्याग्रह था इसका कारण था तिनकठिया पद्धति, ठीक है, तिनकठिया पद्धति, ठीक है, ये कारण था आपका तिनकठिया पद्धति। और ये क्या थी? ये जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती, ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, तो उसको जो है वो तिनकठिया पद्धति कहते थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसको समझा देता हूं। एक्चुअल में ऐसा था कि पहले जो अंग्रेज थे वो किसानों से आपका कॉन्ट्रैक्ट करके और प्राकृतिक नील जमीन के 3/20 भाग पर उनसे जो है वो उपजाते थे जबरदस्ती। अब समय के साथ क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में कृत्रिम नील बनने लगा, और जब कृत्रिम नील बनने लगा तो इस नील की डिमांड कम हो गई, इस नील की मांग कम हो गई। मांग कम होने के बावजूद उनको जो है वो नील उगाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है नुकसान था। और इसी वजह से इस पद्धति को 3/20 भाग पर जो नील की खेती होती थी इसको तिनकठिया पद्धति कहते थे। इसी के जो खिलाफ है राजकुमार शुक्ल, आप सभी ने सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर जो है वो गांधी जी को जो है वो बुलाया गया। तो राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इसमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, और मैंने सारी डिटेल आपको यहां पर बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? अब ये सवाल है, देखिए ऑप्शन में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड वेलेजली। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ऑकलैंड है, वेलेजली है। अच्छा, सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं। जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स है, तो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है ये किस लिए जाने जाते हैं? तो बेसिकली ये पिंडारियों के दमन के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। पिंडारियों के दमन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इनके समय में आपका जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। सभी वायसराय के जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होंगे उन पर हम बात करेंगे। तो आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, थर्ड वाला, और पिंडारियों का इन्होंने दमन किया था। अगला है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये थे आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इन्होंने 1829 में 1829 में इन्होंने जो है वो सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। लॉर्ड ऑकलैंड, ये जो ऑकलैंड है इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली भी है आपके ऑप्शन में। तो ये जो लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली जो है, हाँ, अगर हम लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो आप देखिए जो लॉर्ड वेलेजली हैं इन्होंने क्या क्या किया था। तो देखिए लॉर्ड वेलेजली ये किस लिए जाने जाते हैं? लॉर्ड वेलेजली जाने जाते हैं आपका सहायक संधि के लिए। किस लिए जाने जाएंगे? किस लिए जाने जाएंगे? लॉर्ड वेलेजली क्या लेकर के आए थे? सहायक संधि लेकर के आए थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको,
सहायक संधि लेकर के आए थे लॉर्ड वेलेजली, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था। इसके अलावा इनके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ही आपका जो है वो टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय में हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आपके सामने लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारियों के दमन के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और चतुर्थ आंग्ल सहायक संधि लेकर के आए थे, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये इनके समय में हुआ था, और जिसमें टीपू सुल्तान की आपकी मृत्यु हुई थी। तो अब इसमें पूछा है सिक्किम का भारत में विलय, तो फिर यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये यहां पर ऑप्शन ही गड़बड़ आपके दिए हुए हैं। ठीक है, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब आपको एक अलग से जो है वो जानने को मिलेंगे गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठे, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन लिख लें और फिर उसके सारे एक्सप्लेनेशन लिख लें। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं, ये सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये विलय आपका किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी जो है ये किस लिए जाने जाते हैं? एक तो व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं, है ना, जिसमें जो है वो देसी शासक थे, उनके गोद लेने पर कुछ सीमाएं आरोपित कर दी गई थी, उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इसके खिलाफ ये जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, कहते हैं कि इतने बड़े साम्राज्यवादी शासक थे कि इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा ब्रिटिश विस्तार हुआ था। भारत में जो सबसे ज्यादा ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। ठीक है, और इनके जाते ही लोगों में इतना असंतोष था कि 1857 का जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, 1857 की जो क्रांति है वो आपकी फूट पड़ी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, और इन्होंने क्या किया था? सिक्किम का विलय किया था। सिक्किम का भारत में विलय किया था, भारत में विलय किया था। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है, और सिक्किम के लोग भारत में मिलना चाह रहे थे। तो आपका जो है सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित हुआ, और इसके माध्यम से सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सिक्किम के कुछ मामले जैसे विदेश, रक्षा, संचार ये भारत सरकार द्वारा हैंडल किए जाने लगे। लेकिन इससे भी जो है वो सिक्किम की जनता को संतुष्टि नहीं मिली, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। आपको ध्यान रखना है, 36वां संविधान संशोधन 1975 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पेपर में पूछा गया सिक्किम का भारत में विलय जो है किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपके सामने ये रहा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहां पर आपका दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, लाला लाजपत राय, गीता रहस्य ये दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग ये सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप सभी जब ये वीडियो देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो आप सभी कमेंट करते हुए चले। जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट करें, ताकि मुझे भी ये बात पता चले। कुछ ही समय में हम लाइव आने का प्रयास करेंगे, लाइव ही आपको ये जो टेस्ट है वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जब आप ये क्लास देख रहे हो, अपलोडेड क्लास देख रहे हो, तब आप सभी जब क्वेश्चन देख रहे हो तब आप कमेंट कर दिया करें अगर आपको इसका आंसर पता है। इससे हमको ये पता चलता रहेगा कि आप गंभीरता पूर्वक क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर सवाल है द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, लाला लाजपत राय ने दी था, ये बुक है आपकी। ठीक है, ये बुक्स हैं आपकी। तो देखिए द स्टोरी ऑफ
माय डिपोटेशन, ये जो बुक है ये लाला लाजपत राय की है, सही है बिल्कुल। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग ये जो है सुभाष चंद्र बोस की ना हो करके ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है ये अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है, इसकी जो पुस्तक है इसका नाम है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस की जो है वो पुस्तक है आपकी। और इंडिया विंस फ्रीडम ये बिल्कुल सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की क्या है? इंडियन स्ट्रगल। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कौन सी है? अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है आपके सामने। ज्योग्राफी से संबंधित बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने रखा हुआ है। देखिए कुछ माउंटेन्स आपको दिए हुए हैं, कुछ माउंटेन्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एटलस ये कह रहा है कि मोरक्को में है एटलस माउंटेन्स, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्बाराजो अर्जेंटीना में और पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस में है, ठीक है। तो इसको जो है आपको फाइंड करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए एटलस मोरक्को में है, बिल्कुल सही है। एटलस आपका कहां पर है? मोरक्को में है, ठीक है। अच्छा, किलिमंजारो तंजानिया में है, यह भी बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, ये भी आपका जो है तंजानिया में है। चिम्बाराजो ये अर्जेंटीना में नहीं है, चिम्बाराजो अर्जेंटीना में नहीं है। चिम्बाराजो कहां पर है? इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर में है चिम्बाराजो। और पिरेनीज पर्वत फ्रांस में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। इक्वाडोर का एक और पर्वत है जिसका नाम है, आप सभी कमेंट में बताएंगे, नाम है माउंट कोटोपैक्सी। क्या नाम है? माउंट कोटोपैक्सी। तो ये जो माउंट कोटोपैक्सी है ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट कोटोपैक्सी। और कुछ सोर्स कहते हैं कि ओजोस डेल सलाडो ये जो पर्वत है ये आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन आप भी आपके जो पेपर है उसमें कई बार जब इस तरीके का सवाल आता है तो आज भी माउंट कोटोपैक्सी को सही किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊंची जो पर्वत जो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वाडोर में है। बात समझ में आ रही है? इक्वाडोर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? ये यूपी पीसीएस का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, वाकाटक वंश की जो स्थापना है वो विंध्य शक्ति नामक के व्यक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 250 से आपका जो है विंध्य शक्ति का जो टाइम पीरियड है वो मतलब जो वाकाटक वंश है ये 250 ईस्वी के आसपास जो है वो आपका जो है शासन करता था, वाकाटक वंश। और इक्ष्वाकु वंश इसके जो संस्थापक हैं, इसके अगर हम संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था श्री शांतमूल, श्री शांतमूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री शांतमूल इसका संस्थापक था। और पुराणों में श्री पर्वती जो है वो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को ही कहा गया है, यानी कि इन्हीं को कहा गया है श्री पर्वती है, ध्यान रखिएगा, श्री पर्वती इन्हीं को कहा गया है। अच्छा, अगर हम शक शासक की बात करें तो 2 फेमस शक शासक आप पढ़ते हैं। शकों को जो है वो क्या कहा जाता था? मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बताया था शकों में क्या कहा जाता था। शकों को सीथियन कहा जाता था। 2 फेमस शासक हैं, 2 फेमस शक शासक हैं, एक नहपान है, एक रुद्रादामन है, ठीक है। और यहां पर आप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं। कौन सा अभिलेख पढ़ते हैं? जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं। और ये जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा का, शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ध्यान रखना है, पहला अभिलेख है। ये जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख आपका कौन सा है? रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख है। खारवेल ये आपका किस वंश से संबंधित है? तो ये महामेघवाहन वंश से संबंधित है, महामेघवाहन वंश, ठीक है, इससे संबंधित है। और काफी प्रतापी राजा रहे, काफी बड़े राजा रहे हैं खारवेल। और इनका एक अभिलेख आप सभी पढ़ते होंगे, इनका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख।
कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। खारवेल जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? खारवेल से। और आपका जो रुद्रादामन है, शक शासक है, उनका जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, शकों को सीथियन कहा जाता था। पुराणों में इक्ष्वाकु को श्री पर्वती कहा जाता था। इक्ष्वाकु जो वंश है उसके संस्थापक श्री शांतमूल है। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, चारों ऑप्शन और चारों के एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आपकी नॉलेज में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा जब आप इस तरीके की क्लास को देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसलिए क्लास को सभी लोग शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जितना आप प्यार देंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और मेहनत करके आपको पढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में आपका जो है वो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन हुआ था वो किस वायसराय के समय में हुआ था? तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन। अब मैं यहां पर आपको टाइम पीरियड लिख देता हूं। लॉर्ड वेलिंगटन का जो टाइम पीरियड है वो 1931 से 36 के बीच रहा है। ठीक है, 1931 से 36 के बीच रहा है। लॉर्ड लिनलिथिगो ये 1936 से 1944 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा है। लॉर्ड लिनलिथिगो का टाइम पीरियड 36 से 44 रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेवल का जो टाइम पीरियड है वो 1944 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड है। और लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड है 1947 से लेकर आपका जब आजादी हुई तो आजादी तक ये कुछ समय के लिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इनका टाइम पीरियड है। अब पेपर में पूछा है कि भाई किस समय कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ है? तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 24 मार्च 1946। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब इसी के साथ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अब आप देख लीजिए किस टाइम पीरियड में ये आएगा। तो आपका ये किस टाइम पीरियड में आएगा? लॉर्ड वेवल वाले टाइम पीरियड में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है लॉर्ड वेवल के समय में ही कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, अच्छा एक सवाल आपके पेपर में और पूछा गया था। एक प्रीवियस ईयर का पेपर में देख रहा था, लेखपाल का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो वायसराय कौन था? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन तो आपने देख ही लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है, काफी ज्यादा समय तक वायसराय रहे हैं। तो इनके समय में अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव इनके समय में आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इन्हीं के समय में क्रिप्स मिशन आया था। पेपर में अगर पूछा जाए क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था? तो वो 1942 में आया था, ये भी इनके समय में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन, अगर भारत छोड़ो आंदोलन आपके पेपर में पूछा जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका जो है वो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यही आपके भारत के वायसराय थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या सही हो जाएगा आपका? फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर आपका लॉर्ड वेवल सही होगा, लेकिन लॉर्ड लिनलिथिगो के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा बहुत ही बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यहूदी वायसराय था? ठीक है, तो अगर हम यहूदी वायसराय की बात करेंगे तो देखिए इसमें आपका लॉर्ड रीडिंग, ये आपके जो थे ये एकमात्र यहूदी वायसराय रहे हैं। आप सभी यहूदी धर्म के बारे में जानते हैं। इजराइल में आपका काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और इजराइल एक इकलौता देश है जहां पर यहूदी धर्म को काफी जो उनका राजकीय धर्म है उनको प्रमोट करता है। तो एकमात्र यहूदी वायसराय आपका कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था, यह किसके संदर्भ में है?
गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था, ये किसके संदर्भ में है? तो ये वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वर्धा योजना और क्रिप्स मिशन योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन योजना। ठीक है, ये जो क्रिप्स मिशन योजना है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्रिप्स मिशन जो है आपका, अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन ये जो है 11 मार्च 1942, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। इस दिन जो है क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। ठीक है, इस दिन क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई और ये जो क्रिप्स मिशन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिश हैं, जिसमें से मैं आपको दो सिफारिशें आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहली सिफारिश तो इसने कहा था कि भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। क्या देंगे? डोमेनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस जनरली द्विराष्ट्र होता है, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये इस तरीके का दर्जा देंगे भारत को, यानी कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन वो ब्रिटेन है उसके कहीं ना कहीं अधीन ही रहेगा, यानी कि ब्रिटेन के अधीन भारत का शासन चलाया जाएगा। इसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। तो इस तरीके का दर्जा देने की बात की थी। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आपका जो है संविधान सभा का भारत में गठन करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। अब आप समझिए कि ये वो समय था, ये टाइम पीरियड था, क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था और इस समय तक हमारे द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जाने लगी थी ब्रिटिश सरकार के सामने, और ये हमसे कह रहे थे कि हम आपको डोमेनियन स्टेटस देंगे। हम कह रहे थे हमको पूर्ण आजादी दो भाई साहब, ये कह रहे थे डोमेनियन स्टेटस देंगे। और जब इन्होंने इस चीज की घोषणा करी, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि ये आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है, पुराना चेक है। हम क्या करेंगे भाई साहब इसका, है ना? अब तो हमको पूर्ण आजादी चाहिए। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपका गांधी जी ने कहा था, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के आपके सवाल भी आपके सामने हैं, आपका इकोनॉमिक्स के सवाल भी जो है वो टेस्ट पेपर में सॉल्व कराए जाते हैं, तो इससे आपकी ऑल ओवर प्रैक्टिस होती है। अच्छे से देखिएगा, समय लेके देखिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1784 में विलियम जोन्स, नाम सुना होगा आपने इनका, विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, और सन है 1784। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो आपके कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अच्छा वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, अच्छा आंसर तो आपको पता चल गया, 1784 की जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, इस समय जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। चलिए अब जरा और एक चीजें देख लेते हैं, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देख लेते हैं। तो ये 1793 में ये भारत में एक स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? स्थायी बंदोबस्त। ये एक तरीके का कर सिस्टम था, टैक्सेशन प्रणाली थी। ठीक है, कि जनरली ये जो है बंगाल में ये कर व्यवस्था स्थापित की गई थी और इसमें जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दिया था कि किसानों से कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों की होगी। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पुलिस सेवा के भी जनक माने जाते हैं, पुलिस सेवा के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इनकी हम बात करते हैं तो इनकी कब्र भी है। इनकी कब्र भारत के गाजीपुर में है। ठीक है,
गाजीपुर में इनकी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स आपके रहे हैं, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लेके आए हैं। सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक इनको माना जाता है और इनकी कब्र कहां पर है? गाजीपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पाखंड पाखिनी पताका नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो पाखंड पाखिनी पताका बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पूछ रहा है इसके लेखक कौन है। तो ये आपका है स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके जो आपके राइटर हैं वो कौन है? ये आपके दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती आप सभी जानते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने जो है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, 1882 में इन्होंने गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, 1882 में गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था कि भैया वेद जो हैं वो त्रुटिहीन है, भारतीय विज्ञान का आधार ही वेद है, वेदों में गड़बड़ नहीं है, वेदों में गड़बड़ नहीं है। ये जो वेदों को, ये जो मतलब जो लोग हैं जो इन वेदों को एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो आपका वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहां की थी? बंबई के अंदर की थी। ध्यान रखना है आप सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो पाखंड पाखिनी पताका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने, अगला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बढ़िया सवाल है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, मानस राष्ट्रीय पार्क असम और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश है। और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यार सबने पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा इजी सा सवाल आपके सामने रख दिया, मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे सवाल क्यों रखते हैं। ये तो सभी बच्चे पढ़ पढ़ के जो है वो परेशान ही हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी आप देखिए इसको, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका कहां पर है? कर्नाटक में, तो ये बिल्कुल सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। मानस राष्ट्रीय पार्क आपका कहां पर है? असम में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ये आपका कहां पर है? ये उड़ीसा में है। ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 11 में क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक आपका जो है वो जारी किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? अब यहां पे दे रखा है IMF, अंकटाड, यूनिसेफ और UNDP, ठीक है। UNDP, तो इसका आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? UNDP, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। UNDP ये जो है यही आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसको अगर विकसित किसने किया था ये पूछा जाए, अगर आपके पेपर में पूछा जाए इसको विकसित किसने किया था, तो महबूब उल
हक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये पाकिस्तान के आपके बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो इनके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक विकसित किया था और यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचडीआई की जो रैंकिंग, इसको शॉर्ट में एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसकी रैंकिंग आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे भंग किया जा सकता है, पर समाप्त किया जा सकता है नहीं? ये सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक आपके सामने है, करेक्ट मैं कर देता हूं इसको। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता पर अच्छा ठीक है, यहां पे दिया है, सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो यहां पर आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब यहां पर देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अब देखिए विधान परिषद, इससे संबंधित एक आर्टिकल है 169, 169। ये किसके बारे में है? ये विधान परिषद के सृजन व किससे संबंधित है? उत्साधन से संबंधित है, यानी कि विधान परिषद को बनाना और समाप्त करना। कौन कर सकता है विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना? ये कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और संसद को इसके लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 169 में प्रावधान है कि संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। अब अगर हम बात करें तो देखिए जैसे लोकसभा है, ये तो निम्न सदन है, निम्न सदन के साथ साथ अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, और नई लोकसभा आती है। राज्यसभा, ये आपका कैसा सदन है? ये उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। और स्थायी सदन है। जो राज्यसभा है इसका कभी भी विघटन नहीं होता, परमानेंट चलने वाला सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए आ जाते हैं। इस प्रकार कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं। परमानेंट आपका सदन चलता है राज्यसभा। विधानसभा, ये भी आपका निम्न सदन है। और कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। यानी कि विधानसभा का भी क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। विधान परिषद, ये आपका उच्च सदन है। और कैसा सदन है? स्थायी सदन है। यानी कि ये भी परमानेंट चलता रहता है। ठीक है, परमानेंट चलता रहता है, तो इसको भंग नहीं कर सकते। ना तो आप राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, ना आप विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्थायी सदन है। लेकिन राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। किस बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर किसी भी तरीके से आपको क्लास से कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो। ठीक है, तो आप इसको जरूर शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊं। ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छा यूट्यूब पर कंटेंट देने की कोशिश करूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंधित रहा है? सवाल को पढ़ लीजिए, ठीक से सवाल को पढ़ लीजिए और देखिए चालुक्य हैं, चोल हैं, पल्लव हैं, राष्ट्रकूट है। 4 ऑप्शन में है। तो देखिए यहां पर जो है आपके सामने राष्ट्रकूट वंश है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। इसके संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। नाम ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट वंश। और इसी वंश के एक शासक थे कृष्ण प्रथम। इसी वंश के एक शासक हैं कृष्ण प्रथम। इन्होंने जो है वो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ध्यान रखना है,
ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम। अच्छा, हम जरा एलोरा की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका एलोरा है, ये जो आपका एलोरा है, ये जो एलोरा है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। आपने एलोरा अजंता की गुफाएं पढ़ी होंगी, तो महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। कहां पर? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद। कितनी गुफाएं हैं? कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं एलोरा के अंदर। और इन 34 गुफाओं में, इन 34 गुफाओं में ये गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित हैं। तीनों धर्म की अगर हम बात करें, यानी कि हिंदू, जैन और बौद्ध, तीनों धर्मों से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, बौद्ध, तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यहां पर आपका कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम किससे संबंधित थे? राष्ट्रकूट वंश से। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने था ये। अगले सवाल पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, आपका निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बढ़िया सा सवाल आपके सामने है, कौन सी राजधानी सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए, एक तरफ दिया है भैया बुडापेस्ट, ये कैपिटल कह रहे हैं हंगरी की है। ओस्लो ये फिनलैंड की है। भैया यही तो गलत है यार, ओस्लो तो किसकी है? नॉर्वे की है। ओस्लो किसकी है? नॉर्वे की कैपिटल जो है वो ओस्लो है। फिनलैंड की कैपिटल जो है वो हेलसिंकी है। फिनलैंड की कैपिटल कौन सी है? हेलसिंकी है। लेबनान की बेरूत है। अंकारा किसकी है? ये टर्की की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, ओस्लो जो है वो किसकी है? नॉर्वे की। बाकी हंगरी की बुडापेस्ट बिल्कुल सही बात है। लेबनान की बेरूत है, बिल्कुल सही बात है। टर्की की अंकारा है भैया, बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बात करते हैं बेटा, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? यह भी बड़ा बढ़िया सा सवाल आपके सामने है। बढ़िया सा सवाल आपके सामने ये रहा, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? ठीक, अब देखिए यहां पर पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बैकाल झील को। किसको कहा जाता है? बैकाल झील को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बैकाल झील कहां पर है? बैकाल झील कहां पर है? रूस में है। बैकाल झील रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है भैया। सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर झील। ठीक है, अच्छा ये आपकी, अच्छा टोबा झील, ये टोबा झील कहां पर है? इंडोनेशिया में है। टोबा झील कहां पर है? इंडोनेशिया में है। और ये कौन सी झील है? ये आपकी क्रेटर झील है। ठीक है, क्रेटर झील यानी कि ज्वालामुखी झील है। यानी कि वो ज्वालामुखी जो काफी समय से शांत हो जाते हैं और फिर उनका जो मुंह होता है उस मुंह पर बरसात का पानी भर जाता है और तब आपका जो झील बनती है दैट इज क्रेटर झील। तो इंडोनेशिया की टोबा झील जो है वो क्रेटर झील का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है। बाल्कश झील आपकी कहां पर है? ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, ये कहां पर है? आपकी कजाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, बाल्कश झील। अच्छा, कैस्पियन सागर झील की अगर हम बात करें तो ये कहां है? किन देशों में है? तो देखिए किन देशों में है, तो ये रूस के साथ सीमा साझा करती है, ईरान के साथ सीमा साझा करती है, अजरबैजान। ठीक है, जब कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है जब आपसे करवाए जाते हैं तो आप सभी अगर एटलस खोल लें, एटलस का मानचित्र खोल लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप लोकेशन देख लें इन सभी की। ठीक है, आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो रूस, ईरान, अजरबैजान के बाद आपका यहां पर आएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तो इनसे जो है आपकी सीमा साझा करती है आपकी कैस्पियन सागर झील। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जिसमें कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है?
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में कौन सा स्थल है जिसमें कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन है दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहां पर आपका क्या ऑप्शन है? लोथल है, रंगपुर है, कालीबंगा है और चनहूदड़ो है। लोथल है, रंगपुर है, कालीबंगा है और चनहूदड़ो है। ठीक है, तो लोथल आपको पता है लोथल कहां पर है? गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। और यहां पर आपका ये क्या है? ये जो है ये बंदरगाह है, ये सिंधु सभ्यता का इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का इंपॉर्टेंट बंदरगाह है लोथल। लोथल से जो है वो क्या मिला है? 3 युगल समाधियां मिली हैं, 3 युगल समाधियां मिली हैं। ठीक है, 3 युगल समाधियां मिली हैं लोथल से। ठीक है, अच्छा, तो लोथल आपका कहां पर है? गुजरात में है। रंगपुर ये भी आपका गुजरात में है। ठीक है, लोथल के पड़ोस में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। और कालीबंगा यहां से किसका साक्ष्य मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें चनहूदड़ो, तो ये जो चनहूदड़ो है यहां से आपका कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखना है आपको, चनहूदड़ो से दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। चनहूदड़ो से कोई भी। चनहूदड़ो किस लिए फेमस है? मनका बनाने के लिए। किस लिए फेमस है? मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध था ये चनहूदड़ो। ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, ठीक है, हो गया आपका नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हाँ, कौन सा स्थल जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है? ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो आपका स्थल है, देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो कालीबंगा ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर। अभी मैंने बताया यहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, रंगपुर, ये जो रंगपुर है, लोथल ये आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये जो रंगपुर है ये आपका खंबात की खाड़ी, यानी कि वही खंबात की खाड़ी के पास है आपका रंगपुर। आलमगीरपुर ये आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आलमगीरपुर हो जाएगा। ठीक है, लोथल, भोगवा, रंगपुर, खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात के तट, लोथल के बगल में ही है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चलिए ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह भी अगेन आपके सामने बड़ा प्यारा सा सवाल रख रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें कह रहा है कि भैया 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये आपके ऑप्शन में है। तो देखिए यहां पर आपका जो है
विश्व वानिकी दिवस, ये जो विश्व वानिकी दिवस है, विश्व वानिकी दिवस ये आपका मनाया जाता है कब? 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सही है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, अगले सवाल पर बात करेंगे। अगला सवाल है हमारा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जल संधि से याद आया, अभी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है यहां पर, शायद मैंने आपको कैस्पियन सागर सी, इसमें चार ही बताए हैं क्या? कैस्पियन सागर सी कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? हाँ, ये कैस्पियन सागर झील जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये जो है ये आपका कैस्पियन सागर झील ये आपका जो है ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इन 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर झील। और शायद मैंने आपको जल्दी जल्दी में 4 लिखवा दी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ईरान है, रूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, बैकाल झील रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील को ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, टोबा झील इंडोनेशिया की है, क्रेटर झील है, बालकर झील आपकी कहां पर है? कजाकिस्तान में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, अपने उसी सवाल पर आते हैं। वो मुझे एकदम से थोड़ा लगा कि शायद कुछ मिसप्लेस हो गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले सवाल पर बात करेंगे, कौन सा हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो बात करते तो वो है बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब जल संधि। ये क्या करती है? ये हिंद महासागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यमन को किससे अलग करती है? तो माइनस का चिन्ह है, किससे अलग करती है? जिबूती से अलग करती है। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंदेब। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है। एटलस ले लेना भैया, बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑक्सफोर्ड के एटलस में तब तक बात नहीं बनेगी। सभी एटलस से इसको प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, होर्मुज जल संधि है। होर्मुज जल संधि जो है ये आपका जो है क्या करती है? ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को, ठीक है, अमीरात को, यूएई और ओमान 2 देश होंगे। यूएई और ओमान को किससे आपका? ईरान से अलग करती है। ईरान से अलग करती है। ठीक है, बास्पोरस अगर हम बात करें, बास्पोरस की जल संधि अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है ये तुर्की को, जो टर्की है, ठीक है, जो तुर्की है, तुर्की को क्या करती है? तुर्की को विभाजित करती है। किसको विभाजित करेगी? तुर्की को विभाजित करती है। ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बास्पोरस जल संधि। ठीक है, तुर्की को विभाजित करती है और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बाब अल मंदेब यमन को जिबूती से अलग करती है। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, मलक्का जल संधि की अगर हम बात करें तो मलक्का जल संधि क्या करती है? मलेशिया से
मलेशिया से किसको अलग करती है? इंडोनेशिया। मलय प्रायद्वीप से इंडोनेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया को अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। और किससे किसको जोड़ती है? तो ये अंडमान सागर, आप सभी मैप में देखेंगे अंडमान सागर को किससे? दक्षिणी चीन सागर से, दक्षिणी चीन सागर से आपका क्या करती है? सागर से अलग करती है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से आपका अलग करती है कौन सी? मलक्का। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। देखिए जो भी जल संधि होती है, जो भी आपकी जल संधि होती है, वो एक पतला सा समुद्री रास्ता होता है, दो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है और दो जल निकायों को आपस में क्या करती हैं? जोड़ती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब जल संधि की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करती है? दो प्लेसेस को, दो स्थानों को एक दूसरे से अलग करती हैं और दो सागरों को जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी जल संधि हो गई आपके सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर आपका 21, तकला मकान मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है? बड़ा ही इजी सवाल आपके सामने रखा है। ठीक है, ये जो मरुस्थल है फेमस मरुस्थल है और ये मरुस्थल किसका है? आपका चीन का। तकला मकान मरुस्थल जो है वो चाइना का मरुस्थल है, बहुत ही फेमस आपका मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में आपका नियुक्त होने के लिए योग्यता का निर्धारण कौन करता है? किसका निर्धारण कौन करता है? योग्यता का। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है। वित्त आयोग पर एक सवाल आता ही है। आर्टिकल 280 में किसकी चर्चा है? वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है, एक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वित्त आयोग के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कहा है कि योग्यता का कौन निर्धारण करता है? तो ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी जो योग्यता है इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है संसद। कौन निर्धारण करता है? संसद निर्धारण करता है। ठीक है, अच्छा, अब वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप बताएंगे 1951 में इसके अध्यक्ष बनाए गए आपके केसी नियोगी। ध्यान रखना, केसी नियोगी ये आपके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया सा सवाल आपके सामने था, बहुत ही अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है, आपके पेपर में आएगा। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्य होता है कि जो कर हैं उनका क्या करना? बंटवारा करना, केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना। ठीक है, चलिए अच्छा आगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है वो किस घटना के विरोध में वापस करी थी? तो देखिए नाइटहुड की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो आपका किसके विरोध में वापस करी थी? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। ध्यान रखना है, इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अच्छा, बड़ा बढ़िया सा सवाल है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने लिखी है। किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में आपका एक संस्था बनाई जिसको बोलते हैं सत्य शोधक समाज। ठीक है, दलित सुधार के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे ज्योतिबा फुले, दलितों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। तो महाराष्ट्र में जो सत्य शोधक समाज है ये दलित सुधार के लिए काम करता था।
किसके लिए काम करता था? दलित सुधार के लिए काम करता था। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है आपकी कौन सी? गुलामगिरी, ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपके इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम इनके समय में पारित हुआ। ठीक है, और आपका उस समय अगर वायसराय पूछे जाए तो वायसराय रहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, ज्योतिबा फुले आपका जो है इन्होंने 1873 में आपका जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की, दलित सुधार के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, आचार्य विनोबा भावे, इनकी अगर हम बात करें तो 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। कौन सा सत्याग्रह चलाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, ठीक है, इसमें जो ज्योतिबा फुले थे, इसमें आपके जो आचार्य विनोबा भावे थे, ये पहले सत्याग्रही बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? पहले सत्याग्रही बनाए गए थे। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान आपके जो हैं वो कौन बनाए गए? पहले सत्याग्रही। कौन बनाए गए? पहले सत्याग्रही बनाए गए आचार्य विनोबा भावे। और दादू दयाल जो थे वो मध्यकालीन भारत संत थे। ठीक है, फेमस संत थे, आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका 24 क्वेश्चन और उसके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अब आखिरी क्वेश्चन की ओर मैं आपके बढ़ता हूं। बिल्कुल अंतिम सवाल है आपके सामने। अंतिम सवाल रहा, भारतीय निम्नलिखित युगों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? बड़ा बढ़िया सा सवाल है। भारतीय षड दर्शन, अगर मैं आपसे बात करूं षड दर्शन की, तो आपको पता है कि षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन है। हिंदू धर्म के अंदर 6 दर्शन है। इसमें एक तो आपका कौन सा है? एक तो आपका सांख्य है, और इसके आपके कौन है? कपिल। ठीक है, सांख्य। न्याय है, न्याय के आपके कौन है? गौतम। न्याय के आपके कौन है? गौतम है। योग के आपके कौन है? पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्याय, ठीक है, वैशेषिक के आपके कौन है? वैशेषिक के आपके कौन है? कणाद है। वैशेषिक के कणाद है। फिर है आपका पूर्व मीमांसा, यानी कि ये वाला पूर्व मीमांसा। षड दर्शन की अगर हम बात करें तो पूर्व मीमांसा, इस पूर्व मीमांसा के आपके कौन है? जैमिनी प्रवर्तक बता रहा हूं ये। ठीक है, और ये वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा के कौन है? बदरायण। तो ये है आपके षड दर्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सांख्य के कौन है? कपिल। न्याय के कौन है? गौतम। योग के कौन है? पतंजलि। वैशेषिक किसके हैं? कणाद के। ठीक है, सॉरी, कणाद जो है वो वैशेषिक के प्रवर्तक हैं। मीमांसा, इसके आपके कौन है? जैमिनी। ठीक है, और आपका जो है वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा, इसके कौन है? बदरायण। तो ये षड दर्शन है। अब पूछ रहा है भाग नहीं है, तो आपके सामने ऑप्शन 3 ये रहा। ठीक है, लोकायत दर्शन, ये बेसिकली चारवाक दर्शन है, इसी को लोकायत दर्शन कहते हैं। ठीक है, चारवाक दर्शन है। इन्होंने कहा था कि एक ही जिंदगी है, घी आपका पियो और मस्ती से रहो, आपको पता नहीं अगली बार आपके साथ क्या होने वाला है। और ये जो कापालिक है, ये आपका शैव दर्शन है। कौन सा दर्शन है? शैव संप्रदाय है। ठीक है, कापालिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये दोनों षड दर्शन का भाग नहीं। ठीक, तो ये आपके सामने 25 क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने थी। ठीक है, 25 क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने थी। इनका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन, उनके एक्सप्लेनेशन बहुत सही ढंग से आपको समझाए हैं। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक बार पुनः क्लास के अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, इससे आपको किसी भी तरीके का फायदा हो, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। फिर से 25 क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। नेक्स्ट वीक आपके सामने जीएस के और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।